हेलो फ्रेंड, तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 6 का जो 5th चैप्टर है लंबाई एवं गति का मापन। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। यहाँ पे आप फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेगा जो आगे वाला क्लास में बहुत काम आएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स को हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो चैनल है आपका चैनल है, हिंदी में हम इसको बनाए हैं। तो यह स्पेशल चैनल आपके लिए बना है जिसमें हम हिंदी में आपको साइंस पढ़ाते हैं, उसमें इंग्लिश टर्म को भी ऐड कर देते हैं ताकि आपका हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तो यह चैनल आपका है, आपका प्यारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिए। और बहुत फ्रेंड्स के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है जब भी हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। लेकिन उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपका साइंस जो भी हम पढ़ाएंगे भाई उसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको ऑटोमेटिक उस चैनल में जुड़ जाएगा। तो वहां पे हम पीडीएफ भेज देंगे, वहां पे वीडियो को भी भेज देंगे, तो वीडियोज को भी देख लीजिएगा और जो आपका पीडीएफ है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छा से उसका रिविजन कर लीजिएगा या कॉपी में आप उसको लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बेसिक चैप्टर में हम लोग लंबाई को कैसे मापते हैं वो चीज को देखेंगे और गति क्या होता है वो सारी चीज को समझेंगे। तो देखिए 5th चैप्टर है, क्लास 6 का है। इसमें शुरुआत होता है दीपा से। ठीक है, दीपा जो है 11 वर्ष की लड़की है और उसको नया यूनिफॉर्म चाहिए क्योंकि पुराना वाला जो यूनिफॉर्म है, पुराना वाला जो स्कूल ड्रेस है वो छोटा हो चुका है। तो उसके लिए यूनिफॉर्म लेने के लिए वो जाती है, कहां जाती है, कपड़ा दुकानदार के पास जाती है। तो कपड़ा दुकानदार के पास जैसे जाती है तो कपड़ा दुकानदार जो कपड़ा मापता है एक धातु के छड़ से क्या करता है, मापता है। ठीक है, तो धातु की छड़ से वो क्या करता है, मापता है। फिर कपड़ा सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाती है तो दर्जी क्या करता है, उसके कपड़ा को मापता है, फीता से मापता है। किसे मापता है, फीता से मापता है। ठीक है, फिर दर्जी को उसकी माँ बोलती है, जे दर्जी साहब इसका जो कपड़ा आप सीजिएगा उसको 4 आंगुर जो है बढ़ा दीजिएगा। तो यहां पे दीपा है वो कंफ्यूज हो जाती है। जो दुकानदार जो था कपड़ा वाला वो धातु के छड़ से माप रहा था, मतलब पूरा सॉलिड था, ठोस था, जबकि यहां पे देख रही है जो दर्जी जो माप रहा है कपड़ा को वो लचीला है। फिर दर्जी को उसकी मम्मी कह रही है जो 4 आंगुर जो है कपड़ा को बढ़ा दीजिएगा। तो कपड़ा जब भी हम लोग सिलवाने जाते हैं तो गार्जियन लोग क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि वो जल्दी छोटा नहीं हो। हम लोग का जब कपड़ा सिलवाने हम लोग जाते थे तो हम लोग के जो गार्जियन थे वो क्या करते थे, ठेवना तक बोलते थे, सिलवा के ना ठेवना तक दर्जी को पहले बोल देते थे ठेवना तक, ताकि वो 2 बरस 3 बरस भी पहने तो कपड़ा कभी छोटा नहीं हो। मतलब शर्ट पहन लेने के बाद पैंट पहनने का जरूरत नहीं पड़ता था, इतना लंबा होता था। ठीक है, तो उसी तरह इसको 4 आंगुर बोला जाता है। तो यहां से दीपा जो है कंफ्यूज हो जाती है, ये क्या मामला है। तो चलिए इसका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं और हम लोग समझते हैं मापन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए मापन का अलग अलग तरीका है। पहले के देखिए अभी भी बहुत जगह यूज होता है। हम लोग जब लंबाई को मापते हैं तो बीता से भी मापते हैं, 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, इस तरह बीता से मापते हैं। हाथ से भी मापते हैं, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, हाथ से भी मापते हैं, बीता से भी मापते हैं, आंगुर से भी मापते हैं। ठीक है, किसी चीज को बढ़ाना है या घटाना है तो बोलते हैं 4 आंगुर बढ़ा दीजिए या 4 आंगुर कम कर दीजिए या 2 आंगुर या 3 आंगुर ना, इस तरह हम लोग बोलते हैं। तो पहले जो था हथेली की चौड़ाई, मतलब बीता में हम लोग मापते थे जिसको हम लोग क्या बोलते थे, बालिश्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बालिश्त। अंगूठे और छोटी उंगली के बीच की दूरी मतलब 1 बीता, इसको अपने भाषा में क्या बोलेंगे, 1 बीता। ठीक है, और इसी को साइंस में क्या बोलेंगे, बालिश्त बोलेंगे। अंगुल होता था उंगली की चौड़ाई 4 आंगुल, मतलब 4 उंगली का जो चौड़ाई है उसको 4 आंगुल बोलेंगे। 3 होगा तो 3 आंगुल, 2 होगा तो 2 आंगुल, ये भी हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं। कदम विधि, आप कदम से भी मापते हैं चल के। ठीक है, तो एक तो धीरे धीरे चल के मापते हैं और एक जो है ऐसे तेजी में दौड़ते हैं, मतलब 1 कदम रखते हैं। तो कदम से भी हम लोग माप लेते हैं। 1 कदम होता है आप धीरे धीरे चल रहे हैं, वो हो गया फुट जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है ऐसे एकदम बढ़ा के चलते हैं। तो वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, माप लेते हैं। तो मापने का अलग अलग हम लोग तरीका अपनाते थे पहले के समय में। आज भी बहुत सारा चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाथ से भी हम लोग माप लेते हैं, उसके बाद फाठा से और लाठी से भी हम लोग मापते हैं, जैसे बाती से ना,
तो बाती से भी हम लोग क्या करते हैं, तो दूरी को माप लेते हैं। अलग अलग तरीका होता था, ठीक है। तो पहले के समय में जो मापने का तरीका होता था, धनुष होता था, योजन होता था, ये प्राचीन भारतीय में हम लोग क्या करते थे, पहले के समय में हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखिए, यह जो हम लोग अलग अलग चीजों से माप रहे हैं, शरीर के अलग अलग अंगों से, जैसे हाथ से नाप रहे हैं, हथेली से नाप रहे हैं, उंगली से माप रहे हैं, पैर से माप रहे हैं, तो हो सकता है किसी का उंगली छोटा हो, किसी का उंगली का बड़ा हो। तो मेरा बीता क्या है, बहुत बड़ा है, किसी का बीता हो सकता है छोट हो, तो मापने में क्या हो जाएगा, झंझट हो जाएगा। एक आदमी मापेगा तो 10 उंगली हो जाएगा, मतलब 10 बीता हो जाएगा, और कोई मापेगा तो क्या होगा, 8 बीता हो सकता है, हम मापेंगे तो क्या होगा, 7 बीता में हो जाएगा, तो गाल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए पुराना जो सिस्टम हम लोग जो मापते थे वो सटीक सिस्टम नहीं था, वो सही सिस्टम नहीं था, क्योंकि जो लोग मापेंगे सबका अलग अलग आएगा। एक ही माप को अगर 10 लोग मापेंगे तो 10 में क्या आएगा, भिन्नता आएगा, 10 में कोई समान नहीं होगा। इसीलिए ये सब सिस्टम को लगभग हम क्या किए, समाप्त कर दिए। अभी भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यह जो सिस्टम है ये सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी नहीं है, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग माप आता है। तो अब हम लोग नया सिस्टम बनाए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मानक इकाई। तो अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली द्वारा हम लोगों ने तय किया कि कुछ ऐसा हम लोग मापन बनाए, कुछ ऐसे मापने की तरीका हम लोग इजाद करें जो पूरा दुनिया में चले। दुनिया में कोई भी देश हो, कोई जगह हो, उसी माप को वो क्या करे, फॉलो करे। कोई लेन देन का मामला हो, व्यापार का मामला हो, तो उसी को क्या करे, फॉलो करे, वही माप को वो ले, ठीक है। तो मानक इकाई हम लोग अब यूज करते हैं। जो इकाई है मानक है, मतलब सबके लिए है, क्या है, समान है। जैसे अब हम लोग जो लंबाई मापते हैं उसका अलग अलग इकाई होता है। जैसे 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1 इंच याद रखिएगा, 1 इंच में क्या होता है, 2.54 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखिएगा। तो इंच से अगर आपको सेंटीमीटर जाना है तो ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। वही 1 फीट याद रखिएगा, 1 फीट का मतलब क्या होता है, तो 1 फीट का मतलब होता है 12 इंच। तो 12 इंच को हम लोग 1 फीट बोलते हैं। और फिर 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे इंच हटा के गुना कर देंगे इतना से, तो सेंटीमीटर में चला जाएगा। तो लंबाई मापने का अब जो तरीका है भैया, वह जो है अलग अलग हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा यूनिट जो होता है हम लोग जो यूज करते हैं जनरली, किलोमीटर होता है। इससे बड़ा भी यूनिट होता है, किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, इंच होता है, फीट होता है। तो ये सब यूनिट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो लंबा दूरी हो गया तो किलोमीटर में, छोटा दूरी है तो मीटर में यूज करते हैं, उससे भी छोटा है तो सेंटीमीटर में, उससे भी छोटा है मिलीमीटर में, डेसीमीटर में, और बहुत कम है जैसे गेट ओट का जितना भी नापी उपी होता है, घर में जो भी हम लोग चीज लगाते हैं उसको हम लोग किस में मापते हैं, फीट में या इंच में मापते हैं, फीट में और इंच में। इतना फीट इतना इंच, इतना फीट इतना इंच। तो खिड़की का माप हो, गेट का माप हो, बोर्ड का माप हो, ये सब माप हम लोग किस में करते हैं, फीट और इंच में करते हैं। इसीलिए फीट और इंच का आपको रिलेशन ध्यान रखना है। तो देखिए, मापने के लिए हम लोग अलग अलग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अब कपड़ा दुकान में अगर आप जाइएगा तो वहां पे जो रॉड होगा मापने वाला वो सीधा होता है, लोहा का होता है, स्टील का होता है। दर्जी के पास जाइएगा तो लकड़ी का भी होता है, और इस तरह का भी फीता होता है, छोटा वाला जो आता है। दूरी मापते हैं, ठीक है, घर और को मापते हैं, जमीन मापते हैं, तो इस तरह का भी फीता हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब ड्राइंग पेंटिंग हम लोग कॉपी किताब में करते हैं तो इस तरह का स्केल हम लोग मापते हैं ना। जो टेलर होता है, दर्जी होता है, इस तरह का जो होता है फीता उसका भी इस्तेमाल करता है। बढ़ई मिस्त्री जो होता है, ठीक है, या राज मिस्त्री, वो भी इस तरह का फीता क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो अलग अलग तरह का हम लोग फीता इस्तेमाल करते हैं अलग अलग माप के लिए, ठीक है। तो मीटर स्केल होता है, बड़े वस्तुओं को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 15 सेंटीमीटर जो स्केल होता है, छोटा वस्तु को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जो है, बच्चे जो है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो इस स्केल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे बड़ा भी आता है। लचीला टेप का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए,
ऐसा वस्तु है जो टेढ़ा है, कुछ ऐसे करके। अब वस्तु अगर टेढ़ा है तो उसको आप कैसे मापिएगा? यहां से यहां माप इससे नहीं सकते हैं क्योंकि सीधा हो जाएगा। आपको ऐसा स्केल लेना है जो लचीला हो, तो सब स्केल लचीला नहीं होगा। तो उसे अच्छा हम क्या करते हैं, यहां से यहां क्या कीजिए, धागा से माप लीजिए। धागा से धागा लीजिए और इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए, धागा से माप लिए और धागा हो गया, धागा से माप लिए। उस धागा को क्या कीजिए, फीता से देख लीजिए कितना बड़ा है। तो अगर कोई वस्तु वक्रित है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसका माप पहले धागा से कर लीजिए, फिर धागा को माप लीजिए और उसका माप हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स है आपको ध्यान रखना है, सब हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। अगर स्केल से आप माप रहे हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु को माप रहे हैं, तो आपको स्केल क्या रखना है, सीधा रखना है, ऐसे नहीं रखना है। टेढ़ा रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा रखना है। ये देखिए सीधा है, स्केल की क्या रखना है, सीधा रखना है। दूसरा चीज ध्यान रखिए, अगर स्केल टूटा हुआ है, स्केल कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अगर टूटा हुआ है, मान लीजिए 0 वाला गायब है, तो आप क्या कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए। कहां से स्टार्ट कीजिए, 1 से। और 1 से यहां पे नापिए तो कितना आया, 10.4 आया, और 1 घटा दीजिए, कितना हो गया, 9.4। इस तरह आप लिख सकते हैं। तो अगर स्केल टूटा हुआ है, जैसे बड़ा वाला फीता हम लोग ले जाते हैं खेत मापने के लिए, तो बहुत सारा उसमें टूटा हुआ रहता है, शुरुआत वाला जो रहता है खत्म रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से माप लीजिए और जितना टोटल होगा 2 घटा लीजिए। 3 से माप लीजिए और टोटल होगा 3 घटा लीजिए। तो अगर स्केल जो है टूटा हुआ है, मीटर अगर टूटा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना पर सही है वहां से आप मापिए और जितना टूटा हुआ है, जितना खत्म है, उसको क्या कीजिए, घटा लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। तो स्केल का सही उपयोग कैसे करना है आपको बता दिए। स्केल वस्तु के साथ साथ ठीक से मिलाकर रखिए। यदि स्केल टूटा है तो किसी स्पष्ट निशान से मापन कीजिए। जैसे 0 की जगह आप 1 ले सकते हैं, 1 भी टूटा हो तो 2 ले लीजिए। उदाहरण, यदि मापन 1 सेंटीमीटर से शुरू होता है तो आप कितना मापते हैं, 10.4 माप लेते हैं 1 से, और 0 से 1 तो गायब है, तो 1 क्या कीजिए, घटा लीजिए। तो इस तरीके से आप माप सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट था, बहुत आसान था। अब आपको माप जो आप देख रहे हैं कैसे देखना है। कोई बच्चा तिरछा देख रहा है तो ये माप मिलेगा, कोई बच्चा ऐसे इधर से तिरछा देखेगा तो ये माप मिलेगा। तो दोनों माप क्या है, गलत है। तो ये पेंसिल का जो माप है एक्यूरेट कितना है, यहाँ पे आ रहा है। तो आपको क्या देखना है, सीधा देखना है। तो कोई भी चीज को माप रहे हैं आप तो सीधा देखना है। ऐसे तिरछा देखिएगा तो कम हो जाएगा, ऐसे देखिएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीधा देखना है। तो सीधा देखिएगा तभी आपका माप क्या होगा, सही होगा। तो ये सब बेसिक पॉइंट है जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये टेढ़ा कोई वस्तु है तो इसको मापना है तो पहले फीता से माप लेंगे, फिर उस फीता को माप लेंगे, पता चल जाएगा इसका लंबाई कितना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग जान चुके हैं। हाँ, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपके लिए नया है, उसको देख लीजिए। हाँ, संख्या और इकाई के बीच एक अंतर रखिए। देखिए, किसी भी माप में याद रखिएगा, किसी भी चीज को आप माप रहे हैं तो 3 चीज होता है, ठीक है। जैसे दूरी को अगर मापे और 10 मीटर आया तो 2 चीज है इसमें। एक ये जो नंबर आप देख रहे हैं, जो संख्या है, एक संख्या हो गया आपका, और एक हो गया आपका इकाई। क्या होगा, इकाई, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका संख्या, जिसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एक हो गया ये जो आप देख रहे हैं मीटर सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, इकाई हो गया। जैसे 5 kg, तो ये हो गया आपका इकाई और ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड हो गया। एक और चीज होता है डायरेक्शन, जो अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मापन होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें डायरेक्शन भी होता है और किसी में डायरेक्शन नहीं होता है। तो 3 चीज होता है, 3 चीज में डायरेक्शन को हटा दे तो 2 चीज पक्का होगा। तो किसी भी माप में 2 चीज पक्का होगा, एक तो मैग्नीट्यूड और एक उसका इकाई, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, संख्या और इकाई, ये जो संख्या और जो इकाई है उसके बीच एक अंतर रखना है। जैसे 10 सेंटीमीटर लिखना है तो 10 सेंटीमीटर सटा के नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। 10 थोड़ा गैप दे दीजिए, सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है। 20 kg लिखना है तो थोड़ा सा अलग करके लिखना है, सटा के नहीं लिखना है। पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा ध्यान रखना है, कभी भी इकाई के प्रति के साथ एस नहीं लगाना है। ये नहीं जी 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर लिख दिए, अब 5 किलोमीटर है तो किलोमीटर एस लगा दिए, मतलब सिंगुलर प्लूरल नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा में हम लोग एस लगा देते हैं, तो यहाँ पे सिंबल में आपको एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप किलोमीटर लिखिए या पूरा किलोमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो 5 किलोमीटर आपको क्या करना है,
लिखना है, 5 किलोमीटर नहीं लिखना है। अगला है इकाई के बाद पूर्ण विराम, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। जैसे 20 सेंटीमीटर अगर आप लिख रहे हैं तो फुल स्टॉप नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे फुल स्टॉप आपको क्या करना है, नहीं लगाना है, कोमा दे देना है। आगे कुछ लिखना है तो क्या करना है, कोमा दे देना है। कुछ नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, सीधा लिख दीजिए। तो ये सब बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से आपका मेन पॉइंट स्टार्ट होता है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का अब जो होगा आपका एक एक पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। एक एक बात को आप जरूर समझिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल जो है आपका हिंदी में, यहाँ पे हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं और हिंदी का बहुत कम चैनल है। अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर हिंदी के जो भी एजुकेटर है, जो भी टीचर्स है, वो डेवलप नहीं कर पाएंगे और आपका जो अच्छा कंटेंट है वो नहीं मिल पाएगा। तो बहुत मेहनत से हिंदी का हम वीडियो बना रहे हैं। ऑलरेडी मेरा चैनल इंग्लिश में भी है, इसीलिए आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना चैनल समझिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और फ्रेंड सर्कल में बढ़ाइए और इसको दूसरे तक पहुंचाइए, ताकि ये चैनल आगे बढ़े और आपका भी भला हो और हमको भी पढ़ाने में क्या लगे, मन लगे। तो देखिए, रेफरेंस समझ लीजिए। रेफरेंस होता क्या है, मान लीजिए आपको जाना है कहीं पे, पटना आपको जाना है और पटना आप जाना चाह रहे हैं किसके द्वारा, एक तो ऑप्शन है बस, दूसरा है ट्रेन। मान लीजिए आप बस से जा रहे हैं, तो बस से जा रहे हैं तो वहां पे आपका 2 फ्रेंड्स हैं आसपास। अब एक फ्रेंड जो है, आप बोलिएगा जी भाई बस स्टैंड से कितना दूरी पर है, तो 2 फ्रेंड्स है आपका ए और बी। ए बोलता है कि भाई मेरा जो है डेरा वो कितना है, बस से 5 किलोमीटर दूर है, और एक फ्रेंड बोलता है कि बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर है। तो आप किसके पास जाना चाहिएगा, दोनों के पास समझ लीजिए साधन सेम है, इन्हें यही ज्यादा व्यवस्था रखा है, कम व्यवस्था रखा है, साधन सेम हम मान के चल रहे हैं। तो जो बस स्टैंड के नजदीक होगा वहां पे आप जाना चाहिएगा, क्योंकि बस स्टैंड से क्या है, नजदीक है। तो बस स्टैंड से आप दोनों को देख रहे हैं, तो बस स्टैंड क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। इसी को हिंदी में हम लोग बोलेंगे संदर्भ बिंदु। अगर हम रेलवे स्टेशन से बात करेंगे कि भाई रेलवे स्टेशन से तुम कितना दूरी पर है, तो रेलवे स्टेशन जो हो गया वो हो गया संदर्भ बिंदु। तो किसी भी चीज को दूरी के रूप में अगर हम दर्शाते हैं, किसी का दूरी निकालते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन से, मिंत्रा से, इस सब से अगर कोई चीज आप मंगाते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं ना, जो इस मस्जिद के, इस मंदिर के, इस हॉस्पिटल के, इस स्कूल के बगल में। तो जो हॉस्पिटल के बगल में आप कर रहे हैं तो हॉस्पिटल क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। स्कूल के बगल में बोल रहा है तो स्कूल क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। कोई मंदिर मस्जिद बोल रहा है तो वो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। तो कोई अगर आप दूरी को किसी के सापेक्ष में बोल रहे हैं तो वह वस्तु जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो किसी भी दूरी को मापने के लिए एक रेफरेंस जरूरी होता है। गांव में हो, शहर में हो, कहीं पे भी हो, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, नहीं तो वो आदमी आपके पास नहीं जा पाएगा, वो चीज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। कहीं पे भी आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। भैया यह जो चौक है उससे आगे, ये जो चौक है उससे 3 किलोमीटर इधर ना, चौक भी क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। कोई पीपल का गाछ बोलता है भैया इस गांव में आएगा, एक बड़ा सा पीपल का गाछ होगा, उससे आप दाएं घूम जाएगा, तो पीपल का जो गाछ है या बरगद का जो गाछ है वो क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, वो संदर्भ बिंदु हो गया। क्लियर हो गया। तो जब किसी दूरी को किसी स्थिर वस्तु या स्थान, स्थान भी आप दे सकते हैं, जैसे बस स्टैंड हो गया, वस्तु नहीं ना, स्थान हो गया ना। सिनेमा हॉल हो गया, भैया सिनेमा हॉल के जस्ट बगल में मेरा घर है, आइए ठहरिएगा भी, सिनेमा भी देखिएगा, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह आप बता सकते हैं। या पार्क के बगल में आइए रहिएगा, पार्क में भी घूमा जाएगा। तो जब किसी दूरी को किसी स्थिर वस्तु या स्थान के सापेक्ष मापा जाता है तो उस वस्तु या स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, संदर्भ बिंदु। तो किसी वस्तु या स्थान के सापेक्ष में अगर दूरी को माप रहे हैं तो उस स्थान को या उस वस्तु को हम लोग बोलेंगे संदर्भ बिंदु बोलेंगे। जैसे इसके सापेक्ष में इसका दूरी कुछ और है और इसका दूरी कुछ और है, तो ये क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। ये जो गाछ है, ये जो वृक्ष है, वो क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया इन दोनों के लिए। यदि सभी लोग एक ही संदर्भ बिंदु देखें, सब लोग अगर एक ही संदर्भ बिंदु देगा तो पता चल जाएगा कौन दूर है और कौन नजदीक है। जैसे आप फ्रेंड्स से मिलने गए पटना में, तो उसका जो दूरी आप देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, बस स्टैंड से।
अगर एक बोलता है बस स्टैंड से मेरा दूरी इतना है और दूसरा बोलता जो पार्क से मेरा दूरी इतना है, तो आपको पता नहीं चलता कौन नजदीक है और कौन दूरी है। तो दूरी को मापने के लिए एक ही रेफरेंस पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट से आपको तुलना करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए हम दो दोस्त को बोलते हैं भाई तुम्हारा घर कहाँ है, तो एक बोलता है जी स्कूल से मेरा जो स्कूल है उसे 20 किलोमीटर है, और एक बोलता है जो ये जो मंदिर है उसे 20 किलोमीटर दूर है। तो पता नहीं चलेगा कि कौन दूर है और कौन नजदीक है, कहीं मंदिर कहीं और है और स्कूल कहीं और है। लेकिन अगर वही बोलता जी स्कूल से मेरा 10 किलोमीटर दूर है और दूसरा दोस्त बोलता जी इस स्कूल से मेरा 20 किलोमीटर दूर है, तो आपको पता चल जाएगा उस स्कूल से कौन नजदीक है और कौन दूरी है। तो संदर्भ बिंदु में ध्यान रखिएगा, एक संदर्भ बिंदु लेंगे और बाकी चीज को तुलना करेंगे। इन्हें संदर्भ बिंदु को अगर बदलिएगा तो फिर पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, कोई बोलेगा जे पार्क से मेरा 20 मीटर की दूरी पर है, कोई बोलेगा जे सिनेमा हॉल से मेरा दूरी जो है 500 मीटर है, तो पता नहीं चल पाएगा क्योंकि सिनेमा हॉल कहीं और है और मंदिर कहीं और है, ठीक है, और स्कूल कहीं और है। तो संदर्भ बिंदु आपको फिक्स करना होगा। ठीक है, अब देखिए समझ के बाद, अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो बीच में क्या होता है, इस तरह का पत्थर लगा रहता है। तो ये पत्थर जो होता है क्या करता है, दूरी बताता है किस, दिल्ली से। अगला पत्थर 60 होगा, जैसे जैसे नजदीक जाएगा वैसे वैसे ये पत्थर का दूरी जो होगा, मतलब आपका दूरी जो होगा घटता जाएगा। तो दिल्ली जो हो गया वो क्या हो गया, आपका संदर्भ बिंदु हो गया। तो इस तरीके से संदर्भ बिंदु का आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है मोशन, गति, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब जो है हम लोग मोशन को पढ़ेंगे, गति को पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, गतिशील वस्तु, किसी भी वस्तु को अगर आप देखेगा, ठीक है, तो उसका दो स्थिति हो सकता है, या तो वह स्थिर हो, क्या हो, स्थिर हो, या तो वो गतिशील हो। यही दो पोजीशन हो सकता है उसका, या तो स्थिर होगा या तो गतिशील होगा, दोनों में कोई ना कोई होगा। जैसा हम स्थिर है ऐसे चल रहे हैं, तो स्थिर हो सकता है या गतिशील हो सकता है। तो दुनिया में यूनिवर्स में कोई वस्तु हो उसका दो ही पोजीशन हो सकता है, या तो वो स्थिर होगा या तो गतिशील होगा। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देना है, जो स्थिर हो सकता है जो दूसरे के नजर में हो, लेकिन तीसरे के नजर में स्थिर नहीं हो। एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। हो सकता है कोई वस्तु आपके नजर में गतिशील है लेकिन मेरे नजर में गतिशील नहीं है। मतलब कोई वस्तु गतिशील है कि स्थिर है, यह तय करेगा रेफरेंस। क्या तय करेगा, रेफरेंस। जो संदर्भ बिंदु है वो तय करेगा जो कौन वस्तु गतिशील है और कौन वस्तु स्थिर है। मेरे सामने हो सकता है हम देखें तो स्थिर लगे और आपको लगे क्या, गतिशील है। हमको लगे जो गतिशील है और आपको लगे स्थिर है। तो स्थिर और गतिशील जो है ये फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वस्तु का दो नजरिया जरूर होगा, वो स्थिर भी हो सकता है या गतिशील भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा रेफरेंस कैसा है। तो चलिए इसको अच्छा से हम लोग समझते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ संदर्भ बिंदु के सापेक्ष बदलती है, तो चीज को ध्यान रखना है। अगर किसी वस्तु का स्थिति बदल रहा है समय के साथ, मतलब समय बदल रहा है, उसका स्थिति भी बदल रहा है। दूसरा जो है संदर्भ बिंदु के सापेक्ष बदल रहा है। पहले मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ था और ये आदमी यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला गया, तो इसका पोजीशन जो है बदला कि नहीं बदला, बदला। किसके रेस्पेक्ट में, तो इस पेड़ के रेस्पेक्ट में। पहले इस वृक्ष के नजदीक था, अब वृक्ष के दूर हो गया। तो अगर किसी वस्तु का, ठीक है, उसके पोजीशन में बदलाव हो रहा है, किसके साथ, समय के साथ साथ, और किसके साथ साथ, किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष के साथ, तो हम बोलेंगे वस्तु जो है गतिशील है। वस्तु क्या है, गतिशील है। तो वस्तु गतिशील होगा कब, जब उसमें बदलाव होगा। क्या होगा, उसके पोजीशन में क्या होगा, बदलाव होगा। समय के साथ बदलाव होगा और कोई संदर्भ बिंदु के सापेक्ष क्या होगा, बदलाव होगा। अगर समय के साथ या संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो हम बोलेंगे वो वस्तु जो है क्या है, विराम है। क्या है, विराम। मतलब वो स्थिर है, वो गतिशील अवस्था में नहीं है। तो स्थिर अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, विराम अवस्था। तो कोई भी वस्तु का दो अवस्था हो सकता है, स्थिर हो सकता है मतलब विराम अवस्था, और दूसरा हो सकता है वो गतिशील हो, तो दूसरा अवस्था हो सकता है गतिशील अवस्था।
अब कुछ उदाहरण हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे हम चल रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा, हम गतिशील हैं। रुके हुए हैं तो क्या बोलेगा, स्थिर है, विराम अवस्था है। पेड़ पौधा को अगर आप देखिएगा सामने से तो वो क्या है, स्थिर है, विराम अवस्था में। गाड़ी को देखिएगा चल रहा है तो क्या है, गतिशील है। गाड़ी रुका हुआ है तो वो क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन मान लीजिए आप बस में बैठे हैं और एक फ्रेंड आपका बाहर है, बस चल रहा है, आप फ्रेंड को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, फ्रेंड भी आपको टाटा बाय बाय कर रहा है। आप अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब अंदर बैठे तो बहुत सारा सवारी है, तो बाकी सवारी को अगर आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा जो तो चल नहीं रहे हैं, वो तो स्थिर है। लेकिन बाहर आप देखिएगा चीजों को तो लगेगा चल रहा है। बाहर आप चीजों को देखिएगा, पेड़ पौधा को तो चल रहा है। तो अंदर वाला जो है वो तो आपको लग रहा है जो रुका हुआ है, फिक्स है, लेकिन बाहर का चीज आपको लगेगा चल रहा है। वही आपका दोस्त बोलेगा, दोस्त को क्या लगेगा कि भैया हम तो स्थिर है, लेकिन जो बस में जो लोग हैं वो भी बस के साथ क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। तो आप देख रहे हैं जो अंदर का सवारी स्थिर है, लेकिन दोस्त को लग रहा है जो अंदर का सवारी भी बस के साथ आगे बढ़ रहा है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं जो इसके नजरिए से बस के अंदर जो बैठा है उसके नजरिया से जो अंदर का लोग है वो स्थिर है, लेकिन बाहर का लोग अगर देखेगा तो बोलेगा स्थिर नहीं है, विराम अवस्था में नहीं है, गतिशील अवस्था में है। तो यह हमेशा डिपेंड रहेगा जो कौन गतिशील है और कौन विराम अवस्था में, ये डिपेंड करेगा उसका जो संदर्भ बिंदु है वो कैसा है, वो किस नजरिए से देख रहा है। ठीक है, अब दो गाड़ी चल रहा है, ठीक है, दो गाड़ी चल रहा है। अगर दोनों समान स्पीड से, एक ही स्पीड से चलेगा तो इसको लगेगा जी ये रुका हुआ है और इसको लगेगा ये रुका हुआ है, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। कभी कभी ट्रेन जब क्रॉस करता है तो आप देखते हैं पता नहीं चलता है हमारा गाड़ी चल रहा है कि वो वाला गाड़ी चल रहा है, कंफ्यूज हो जाता है। फिर खिड़की में हम लोग देखते हैं जो वो गाड़ी चल रहा है कि ये गाड़ी चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर रेफरेंस तय कर रहा है, ठीक है, बाहर निकलते तब पता चलता है। तो कोई भी गाड़ी अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ, स्थिर स्पीड के साथ अगर चलता है, स्थिर गतिशील गति के साथ चलता है, तो आपको पता नहीं चलेगा जो वो गाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। खास तौर पे जब मेट्रो में बैठिएगा तब, तो मेट्रो बहुत ही फिक्स्ड स्पीड के साथ चलता है, तो आपको पता नहीं चलता कि गाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया है। दीपा जो है एक चलती बस में बैठी थी, ठीक है, बस में बैठे यात्री बस के सापेक्ष स्थिर थे। तो बस में बैठी थी तो बस में बाकी लोग जो था उसको क्या दिख रहा था, स्थिर दिख रहा था, लेकिन बाहर देख रही थी तो पेड़ पौधा क्या हो रहा था, चल रहा था। तो पेड़ पौधा इसके संदर्भ में, दीपा के संदर्भ में चल रहा है, और अंदर का आदमी क्या है, बैठा हुआ है। लेकिन बाहर का आदमी देख रहा है जो अंदर का आदमी जो है वो भी चल रहा है, लेकिन बाहर जो वृक्ष है, पेड़ पौधा, वो रुका हुआ है। तो अंदर के आदमी के लिए उल्टा हो गया और बाहर जो आदमी है उसके लिए उल्टा हो गया। अंदर का जो आदमी है बस के अंदर, वो देख रहा है बस का सभी आदमी स्थिर है, विराम अवस्था में, और बाहर का चीज चल रहा है। बाहर वाला आदमी देख रहा है जो बस के अंदर जो है वो चल रहा है, गाड़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और आसपास का जो चीज है, पेड़ पौधा है, वो रुका हुआ है, घरों रुका हुआ है। तो उसके नजरिए में अलग है, उसके नजरिए में अलग है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गतिशील हो या स्थिर हो, मतलब विराम अवस्था में है, यह निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा, संदर्भ बिंदु पे निर्भर करेगा। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, गति हमेशा किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष होती है, ठीक है, किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष। वो विराम अवस्था में भी हो सकती है या गतिशील भी हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। तो देखिए, अगर कोई वस्तु सीधे मार्ग में चलती है, सीधा चलती है, तो उसका जो गति होगा क्या होगा, रेखीय गति होगा, या इसी को सरल रेखीय गति बोलेंगे। तो जब कोई वस्तु सीधे मार्ग में चलती है तो उसके चाल को, उसके गति को, उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। जैसे कोई चीज को आप गिरा रहा है, इसको हम गिराएंगे तो कैसे जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा थोड़े जाएगा, सीधा जाएगा, ठीक है। इसको खसका रहा है बच्चा तो सीधा जाएगा। अब सीधा का मतलब ये सीधा नहीं, ये भी सीधे है भैया, ये भी सीधे है, ये भी सीधे है, सब सीधा है, लेकिन ऐसे नहीं, या ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं, सीधा। आम गिरता है तो सीधे गिरेगा। ये परेड में हम लोग चलते हैं, मार्चिंग करते हैं, सीधा चलते हैं, या सैनिक लोग चलता है, सीधा चलता है। तो ये जितना भी गति आप देख रहे हैं, ये सब कैसा गति है, सरल रेखीय गति है, क्योंकि ये सरल रेखा में चल रहा है, सीधा चल रहा है। तो जब गति सरल रेखा में हो, सीधा हो, तो उस गति को हम लोग सरल रेखीय गति बोलते हैं।
द गिरता हुआ रबर हो गया या कोई चीज को गिराइए, पेड़ से गिरता हुआ संतरा हो जाए, आम हो जाए, कुछ भी हो जाए। सीधे पंक्ति में मार्च करते छात्र, जो छात्र मार्च कर रहे हैं सीधे पंक्ति में, या आर्मी मार्च करे, क्या हो जाएगा, रेखीय गति हो जाएगा। सीधे रास्ते पर चलती कार, अगर कोई कार सीधा चल रहा है तो उसका भी गति जो होगा वो क्या होगा, सरल रेखीय गति होगा। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। अगला है सर्कुलर मोशन। अगला क्या है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। मतलब कोई वस्तु अगर वृत्त में गति कर रहा है, वृत्त में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल गति कर रहा है, तो उस वस्तु का जो गति होगा वृत्तीय गति होगा। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, किसी रस्सी में पत्थर ओथर या कुछ भी बांध लेते थे, खूब ऐसे ऐसे नचाते थे, तो ये जो पत्थर गति कर रहा है उसका गति कैसे है, वृत्तीय गति है। अब पत्थर छटकता था तो किसी का माथा उथा फोड़ता था, फिर हम लोग कुटाते थे या गाली सुनते थे ना, यही होता था। तो एक बार हम भी कुटाए गए, उसके बाद क्या किया, उसमें हम खेलने का हम लोग भी शौकीन थे ये वाला, तो उसमें बाबूजी लोग बोले कि इसमें क्या करो, कुछ मुलायम चीज बांध लो। ठीक है, मुलायम चीज, तो कुछ कपड़ा उपड़ा या कुछ चीज उसमें रख के हम लोग खेलते थे। ठीक है, तो इस तरह जो गति है, ये गति कैसा होगा, ये गति वृत्तीय गति होगा। ये आप झूला झूल रहे हैं, ये वाला झूला, ये वाला झूला झूले हैं तो बच्चे, ये वाला जो झूला झूलते हैं ये भी क्या है, वृत्तीय गति हो गया। सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो जो मोशन कर रहा है, वो जो गति लगा रहा है, ये भी क्या हो गया आपका, वृत्तीय गति हो गया। तो घूमने वाला झूला, इसको मैरीगो राउंड भी बोलते हैं, झूलने वाला बहुत झूला होता है। ठीक है, घूमता हुआ लट्टू, लट्टू जो घूम रहा है, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, लट्टू दो तरह से घूमता है, एगो ऐसे ऐसे और एगो चारों तरफ। अर्थ जो है वो भी दो तरह का घूमता है, एगो सूरज के चारों तरफ और एगो अपने चारों तरफ, याद रखिएगा दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो ये गति कौन बात कर रहा है, सूरज के चारों तरफ। ये गति कौन बात कर रहा है, ये लट्टू ऐसे ऐसे जो घूमता है, ऐसे वैसे वाला बात नहीं कर रहा, वो अगला हो जाएगा। ठीक है, वो अलग टाइप का मोशन होता है। तो ये जो लट्टू ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। सिंपल याद रखिएगा, वृत्त में घूमेगा, कोई वस्तु वृत्त में गति कर रहा है तो वृत्तीय गति। अगला है घूर्णन गति। देखिए, अब लट्टू का दो गति है, एक लट्टू ऐसे ऐसे घूम रहा है, अब एक लट्टू ऐसे ऐसे भी घूमता है। जब रुक जाएगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये लट्टू अपने अक्ष पे जो घूम रहा है, इसको घूर्णन गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। इसी को इंग्लिश में रोटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता है, जैसे कोई फुटबॉल ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक फुटबॉल ऐसे भी घूम रहा है, एक फुटबॉल ऐसे घूम रहा है, अपने अक्ष पे घूम रहा है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रही है, अक्ष पे घूमने के कारण दिन और रात होता है। सूरज के चारों तरफ नहीं, अक्ष के चारों तरफ, अपने धरती जो है अपने फिक्स अक्ष के चारों तरफ घूम रही है, दिन रात जैसे होता है। तो वो जो गति है उसको घूर्णन गति बोलेंगे। तो ये लट्टू घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये क्या है, घूर्णन गति है। ये फुटबॉल ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्या है, घूर्णन गति है। ये झूला जो है ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे देखिए इसी बिंदु के आधारित ये घूम रहा है, तो क्या है, घूर्णन गति है। ये आदमी जो है एक पैर पे जो डायनेसोर्स करता है, एक पैर पे ऐसे गोल गोल घूमता है सर, ये भी क्या है, घूर्णन गति है। ठीक है, पंखा आप देखिएगा, पंखा जो घूमता है ये फिक्स पॉइंट पे घूमता है पंखा, तो वो जो पंखा घूम रहा है उसका गति कैसे है, घूर्णन गति है। तो ये सारा एग्जांपल किसका हो गया, घूर्णन गति का। तो पंखे के ब्लेड का घूमना हो गया घूर्णन गति। कार का जो पहिया है वो सीधा भी जा रहा है और ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, तो सीधा जा रहा है तो रेखीय गति हो जाएगा, और ऐसे ऐसे जो घूम रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घूर्णन गति बोलेंगे। तो कार के पहिया या किसी भी गाड़ी का जो पहिया है वो अपने अक्ष पे घूमता है, इसको भी बोलेंगे घूर्णन गति। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना, ये भी क्या हो गया, घूर्णन गति। कुम्हार का जो चक्का होता है ना, जो कूलर का बर्तन बनता है, मिट्टी का जो बर्तन बनता है, वो जो जिस पहिया पे बनता है वो पहिया का होता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ये भी क्या हो गया आपका, घूर्णन गति हो गया। तो कुम्हार का जो चक्का का घूमना है वो भी क्या हो गया आपका, घूर्णन गति हो गया। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं घूर्णन गति क्या होता है। ठीक है, अब एक होता है ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं दोलन गति। तो देखिए इंग्लिश वर्ड भी लिख दिए भैया, जो मेन जो वर्ड है उसका इंग्लिश याद रखिए। इंग्लिश से भागिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, साइंस में पिछड़ जाएगा। इंग्लिश का वर्ड आप पक्का याद रखिए, बाकी चीज को हिंदी में, लेकिन मेन जो टर्म है जैसे ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति, ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान रखना है। तो हिंदी में तो मैं तो आप पढ़िए लेते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं, तो इंग्लिश वाला टर्म कम से कम ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग सीबीएसई
और बिहार बोर्ड मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं, इसलिए हम इस चीज को जानते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों वर्ड आप ध्यान रखिएगा। दोलन गति क्या होता है? देखिए दोलन गति मतलब एक फिक्स पॉइंट के बाद आगे पीछे करे, इसे ऐसे से कर रहा है, देखिए यहाँ पे फिक्स रहेगा, ऐसे ऐसे करेगा या ऐसे ऐसे करे, ऊपर नीचे करे या दाएं बाएं करे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे वाइब्रेट करना। क्या करना? वाइब्रेट करना, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे अगर मोशन होगा, ऐसे ऐसे गति होगा, तो इस गति को हम लोग बोलेंगे दोलन गति। क्या बोलेंगे? दोलन गति। जैसे ये रबर फिक्स किया और आगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये झूला जो है एक बार आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। पेंडुलम हो गया, पेंडुलम का जो घड़ी होता है आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया। तो ये सब जो गति आप देख रहे हैं इसको दोलन गति बोलेंगे। या कोई लचीला स्केल ले लिए स्टील का, लोहा का, और उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो ऊपर नीचे करेगा। कोई रस्सी ताना हुआ है, कोई रबर ताना हुआ है, उसको हल्का हिला दीजिए, ऊपर नीचे करेगा। तो ये जो गति आप देख रहे हैं सब क्या? दोलन गति है। बहुत सारा जो मधुमक्खी होती है पंख को ऐसे ऊपर नीचे करती है, क्या होगा? दोलन गति हो गया। तो ये सब जो गति है दोलन गति हो गया। ठीक है, तो झूलती हुई लटकन पेंडुलम में जो ये गोला है ऊपर नीचे कर रहा है, कौन गति हो गया? दोलन गति हो गया। किसी गिटार की तार या कोई भी तार हो, टाइट बना हो, कोई रबर टाइट बना हो, उसको थोड़ा सा छू दीजिए। ठीक है, वो कंपन जो करेगा वो क्या हो गया? आपका दोलन गति हो गया। बच्चा जो ये झूला पे झूल रहा है ये क्या होगा? दोलन गति हो गया। पार्क में झूलता सीसो, सीसो जो होता है, ये वाला जो झूला आप देखते हैं, ठीक है, एक आदमी यहाँ बैठता है, एक आदमी यहाँ पे फिक्स रहता है, ये ऊपर ये नीचे करते रहता है ऐसे। हाँ, ये जो झूला ऊपर नीचे करता है, एक इधर तो ऊपर उठेगा, ये नीचे तो ऊपर, सीसो झूला इसको बोलते हैं। तो ये भी क्या हो गया? आपका दोलन गति हो गया। दोलन गति मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना, आगे पीछे या दाएं बाएं। ठीक है, ये जो गति है धातु का फिक्स कर दिया, लचीला है, इसको छोड़ दीजिए, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, ये जो गति हो रहा है, इसको बोलेंगे क्या? बोलेंगे दोलन गति बोलेंगे। अब होता है आवृत्ति गति। देखिए आवृत्ति गति कोई नया गति नहीं है, ऐसा गति जो अपने पोजीशन को बार बार रिपीट करता है। मतलब एक जगह आया फिर उसी जगह दोबारा आया, फिर तेबारा आया, चौबारा आया, तो बार बार अपने पोजीशन को रिपीट करता है, वो ऐसे गति को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति गति। तो जब कोई वस्तु नियत समय अंतराल पर अपनी गति दोहराती है, अपने गति को बार बार दोहरा रहा है, तो उस गति को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति गति बोलते हैं। ठीक है, तो जितना भी दोलन गति है, दोलन गति में आगे पीछे कर रहा है, ये भी क्या हो गया? आवृत्ति गति हो गया। जो वृत्तीय गति है ये भी चारों तरफ घूम रहा है, बार बार घूम रहा है, तो ये भी क्या हो गया? वृत्तीय गति भी क्या हो गया? आपका आवृत्ति गति हो गया। ठीक है, समझ गए? घूर्णन गति जो है, घूर्णन गति भी बार बार अपने अक्ष पर घूम रहा है, यह भी अपने पोजीशन को, अपने गति को बार बार घुमा रहा है, बार बार ला रहा है, तो यह भी क्या हो गया? घूर्णन गति भी क्या हो गया आपका? यह भी आवृत्ति गति हो गया। तो आवृत्ति गति में कौन आएगा? वृत्तीय गति आवृत्ति गति है, दोलन गति ये भी आवृत्ति गति है। ठीक है, और तीसरा याद रखिएगा जो घूर्णन गति है वो भी क्या है आपका? वो भी आपका आवृत्ति गति है। तो आवृत्ति गति मतलब ऐसा गति जो बार बार अपने आप को दोहरा रहा है। घूमते हुए पृथ्वी वृत्तीय आवृत्ति दोनों है। ठीक है, और घूर्णन तो होगा ही। पेंडुलम की घड़ी जो है वो भी दोलन गति है और आवृत्ति भी है। घड़ी की सुई जो है वो भी वृत्तीय गति भी है और आवृत्ति भी है, क्योंकि घड़ी का जो सुई है बार बार अपने गति को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, बार बार वो दोहरा रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पे हम लोग क्लास 6 का यह जो 5वां चैप्टर था उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप सारा पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए रिवीजन करने के लिए, तो लिंक दे दिए, उससे आप क्या कीजिए? डाउनलोड कर लीजिए, या कमेंट बॉक्स में आप बताइए जो पीडीएफ हमको चाहिए, तो वहां पे लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया कॉन्सेप्ट तैयार करूं, पढ़ाऊं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके, या कोई पीडीएफ भेजूं तो उसका नोटिफिकेशन जा सके। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये आपका चैनल है और आप ही को इसको आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।